हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम। स्वागत करता हूं आपका आज के इस सेशन के अंदर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 4A के अंदर दी गई हैं। इन्हें ऐड किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस के ऊपर। ये फंडामेंटल ड्यूटीज भले ही आपको छोटी दिखती हो, पर आपको हर एक फंडामेंटल ड्यूटी को याद करना है और ये लगभग आपका 1 से 1.5 घंटे का काम है। सो आइए हम फंडामेंटल ड्यूटीज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी की, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर को डालने से पहले बनाई गई थी। ये कमेटी हाईली इंपॉर्टेंट थी। नो डिस्कशन ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी कंप्लीट विदाउट रिफॉर्म रेफरिंग टू दिस कमिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर प्रोविजंस। तो आपके लॉ के क्वेश्चन पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी कमेटी से फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी, विच वाज द बेसिस और व्हाट वाज द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, देन इट इज द स्वर्ण सिंह कमेटी. There was no mention of fundamental duties in the original Constitution of India. In 1976, the Indira Gandhi government constituted a committee under the chairmanship of Sardar Swaran Singh. This committee recommended 8 fundamental duties, but the government added 10 duties. So 8 fundamental duties originally कहा गया था ऐड करने के लिए, but government ने ऐड की 10 duties. 3 suggestions of this committees were not considered by the government. 3 suggestions को नहीं लिया गया. Parliament should be given the power to make laws for the implementation of these duties and to punish for violation. So भारत में जैसे हम नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करते हैं, परंतु वो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा है, बट वो जुडिशियली एनफोर्सेबल नहीं है। वो जुडिशियली एनफोर्सेबल है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया से, एक्ट से। ठीक है, तो फ्लैग एक्ट है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया एक्ट है, जिसके तहत वो जुडिशियली एनफोर्सेबल है। Such a law will be valid even if it violates the fundamental right. Duty to pay taxes should be a fundamental duty of the Indian people. तो ये आप देख सकते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बनकर ये ड्यूटीज बनकर आई हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं आगे एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो कोर्ट कैन नॉट एनफोर्स अ फंडामेंटल ड्यूटी, मीनिंग इट इज अनएनफोर्सेबल। जैसे आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, वैसे ही आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये एनफोर्सेबल नहीं है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। आई होप दिस मच। जैसे आप फंडामेंटल राइट्स को लेके आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 के अंदर जा सकते हैं, आप कोर्ट को बोल सकते हैं कि हाँ जी मेरे प्लीज इन राइट्स को एनफोर्स किया जाए, वैसा आप फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ नहीं कर सकते। देयर नो मेंशन ऑफ एनी लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द डायरेक्ट एनफोर्समेंट ऑफ दिस ड्यूटीज ऑफ द रिड्रेसल ऑफ द वायलेशन। ये पॉइंट मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया। जैसे कि हम रिट्स के लिए हम डिस्कस करते हैं कि हमारी राइट्स जो है रिट्स के वो कवर करते फंडामेंटल राइट्स के, जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो आपके आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो प्रोटेक्ट करते हैं। परंतु ऐसा कोई लॉ ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज को प्रोटेक्ट करता है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीबडी। नाउ वी मूव अहेड। इफ एनी लॉ इज मेड इन कीपिंग माइंड आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19, इट विल बी ऑनरेबल। सो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को ध्यान में रखते हुए लॉ बनाया जाए तो इट विल बी ऑनरेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब हम बात करते हैं एक एक फंडामेंटल ड्यूटीज। ये एक एक फंडामेंटल ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद हमसे याद कर लेंगे। द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। नंबर 1 है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रीय एंथम का, नेशनल फ्लैग का एंड नेशनल एंथम का हम लोग सम्मान करेंगे। ये आपको लिखना भी है और इसको याद भी करना है। ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में जो है आपके एक्ट से ये प्रोटेक्टेड है, यानी कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक अलग से एक्ट बना है। अगर आप भारत के तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसकी सज़ा देनी पड़ेगी। 2023 के अंदर फ्लैग एक्ट के अंदर जो है आपके चेंजेस लाए गए और हर एक व्यक्ति को फ्लैग को उड़ाने की आज़ादी दे दी गई। तो ये 2023 की करंट न्यूज़ है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अबाइड करना कॉन्स्टिट्यूशन से, रिस्पेक्ट करना नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को, फंडामेंटल ड्यूटी 1 है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट। फॉलो द आइडियाज ऑफ फ्रीडम फाइटर। जो भी है वह आज़ादी देते वक्त जो क्रांतिवीरों की, जो स्वतंत्रता सेनानियों की, जो भी ऐसे लोगों की जिन्होंने मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया, उनके जो आइडियल्स हैं उनको हम आत्मसात करेंगे और उसके बेसिस के ऊपर ही हम अपने देश को आगे लेकर जाएंगे। तो ये आपका है फॉलो द आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की अखंडता और संप्रभुता को हम बचाएंगे। देखिए ये वर्ड्स जो हैं ये आपके प्रेम्बल ऑफ इंडिया के अंदर भी हैं, तो ये वर्ड्स अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब है संप्रभुता, यानी कि हम किसी भी नेशन से पीछे नहीं, हम किसी भी नेशन के अंडर नहीं है, हम किसी भी नेशन के, जिसे कहते हैं कि वी आर नॉट अंडर द सोवरेनिटी ऑफ एनी अदर नेशन। जैसे अगर हम देखें कि
जो हमारा कुछ नेशंस हैं, मान लेते हैं हमारे भूटान का नेशन है, ठीक है, और हमारे नेपाल का नेशन, तो टेक्निकली फ्री हैं बट इंडिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। भूटान के साथ तो आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट, एम्बेसी भी चाइना के आई थिंक नहीं है वहाँ। इसी प्रकार हम कुछ नेशंस और भी देखेंगे जो कि सोवरन नेशंस नहीं है, जिनकी बहुत तरीके से जो जिसे कहते हैं पॉलिसीज जो हैं वो बड़ी विश्व की सरकारें जो है वो चलाती हैं। सो फॉर एग्जांपल वेटिकन सिटी का एक एग्जांपल है, इटली द्वारा काफ़ी तरीके से प्रोटेक्टेड और फंडेड वो नेशन है। सो प्रोटेक्टिंग सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की अखंडता संप्रभुता को बचा कर हम चलेंगे, ये हमारा एक और फंडामेंटल ड्यूटी। नेक्स्ट पर चलते हैं, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन। आप देश की रक्षा करेंगे, उसकी सुरक्षा में पार्टिसिपेशन करेंगे, और जब भी देश को ज़रूरत पड़ेगी, आपको बुलाया जाए कि आपको देश हित में आके ये काम करना है, तो आप वो करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, डेवलप द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। आपसी भाईचारे की स्पिरिट को आप बढ़ाएंगे। इससे रीजनल कन्फ्लिक्ट, कम्युनल कन्फ्लिक्ट जो है वो कम होता है, और आप आगे बढ़ते हैं एज ए इंसान की तरह, एज अ नेशनहुड की तरह। तो डेवलपिंग द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं, प्रिजर्विंग द कंपोजिट कल्चर ऑफ द कंट्री। भारत के जो डाइवर्सिटी है, जो भारत की विभिन्न संप्रदाय हैं, विभिन्न उसके कल्चर्स हैं, वही भारत की एकता का एक तरीके से जिसे कहते हैं सूत्रधार है। तो आप हर एक वो स्टेप करेंगे जहाँ पर प्रिजर्व हो सके ये कंपोजिट कल्चर, और हम आगे बढ़ सकें, अग्रणी देशों के अंदर हमारी गिनती की जा सके, और भारत के अपने कल्चर को ध्यान में रखते हुए गिनती की जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरनमेंट। भारत के नेचुरल एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, और इसके लिए जो भी यथासंभव कार्य एवं कोई भी टाइप का एक्ट जो लाना पड़ेगा, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, वो सरकार लेकर आती है ताकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है उसके ऊपर उचित तरीके से कार्य किया जा सके। इस पर आपको करंट अफेयर क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कौन सी ऐसी बड़ी घटना हुई 2023 में, तो वो होगी आपकी 50th ईयर कंप्लीट हुआ आपका टाइगर कंजर्वेशन का। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, और उसके 50 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो गए। सो हम आगे बढ़ते हैं, प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिटी। आप एक ऐसे टेम्पर का, एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ पर साइंटिफिक टेम्पर हो, आपकी ह्यूमैनिटी की कंसिडरेशंस को हम ऊपर लेकर चलें। तो साइंटिफिक टेम्पर जो है वो जवाहरलाल नेहरू के साथ काफ़ी ज़्यादा तरीके से रिलेट किया जाता है। इसके ऊपर भी है जो आप एक अलग से एक ब्लॉग पढ़ सकते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर होता क्या है। साइंटिफिक टेम्पर है बेसिकली रैशनल डिसीजंस लेना। आपने किसी भावना में बहकर डिसीजन नहीं लिए, एक साइंटिफिक टेम्पर के तौर पर डिसीजंस लिए, ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखते हुए चलते हुए वो डिसीजंस आपने लेने हैं। ये फंडामेंटल ड्यूटीज में एक पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं सेफगार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइडिंग वायलेंस। नाउ दिस इज अनदर थिंग। आप सेफगार्ड करेंगे पब्लिक प्रॉपर्टी को, अवॉइड करेंगे वायलेंस को, तभी आप एक अच्छे सिटीजन्स ऑफ इंडिया बन सकते हैं, ये बोला गया है। नेक्स्ट आते हैं स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ। सभी स्पेयर्स ऑफ लाइफ के अंदर आप स्ट्राइव करेंगे फॉर एक्सीलेंस, एंड दिस इज गिवन in the fundamental duties chapter. Duty of all parents guardians to send their children in the age group 6 to 14 years to school. So 6 से 14 साल के हर एक बच्चे को स्कूल भेजने का अधिकार जो है वो आपका होगा, और ये आपका राइट होगा, इनफैक्ट ड्यूटी होगी। और इसके लिए आर्टिकल 45 में प्रोविजन है, आर्टिकल 21A में प्रोविजन है। सो अगर हम बात करें पब्लिक प्रॉपर्टी अवॉइडिंग वायलेंस की, स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ की, ताकि देश आगे बढ़ सके, और ड्यूटी ऑफ ऑल पेरेंट्स गार्डियंस की, जो कि चिल्ड्रन को इन द 6 to 14 ईयर्स को जो है स्कूल में जाए, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको आगे बढ़कर लेकर जाती हैं एक अच्छे नेशन को बनाने के लिए, और लास्ट में इनको रखा गया है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको जो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ से पॉइंट्स याद रखते हैं वो मैंने यहाँ पे दिखती हैं, दैट दे आर नॉट एनफोर्सेबल पर से, एंड कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। स्वर्ण सिंह कमेटी से अगर कोई आपको क्वेश्चन आए तो आप इस स्लाइड्स में से देख के पढ़ सकते हैं। इन स्लाइड्स को बाय हार्ट भी आप याद कर सकते हैं, बिकॉज डायरेक्टली स्ट्रैटेजी के बेस्ड क्वेश्चन जो है वो इससे पूछा जा सकता है। कोई और प्रॉब्लम है आपको तो आप प्लीज़ पूछिए, और डाउट सेंटर में आप डाल सकते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीबडी। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच। लॉयक्स के ये प्रोग्राम्स हैं, इनको आप ज़रूर लें और ज़रूर इनको करें, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, बाय बाय।